नायरा की सहेली काव्या उससे मिलने आई। कार्तिक उन दोनों के लिए चाय बनाकर लाया। नायरा ने अपनी सहेली से कहा, ये है हमारे घर का अनपढ़ घर जवाई और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे घर का नौकर। कार्तिक ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और चुपचाप वहां से चला गया। उसके ऊपर गोदाम में चोरी करने का इल्जाम लगाया गया। फिर एक दिन एक छोटे से कस्बे में मनोहर जी का बहुत सम्मान था। उनका कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार और शहर के बीचों बीच उनकी आलीशान हवेली थी। नौकर चाकर के साथ साथ समाज में उनका ऊंचा रुतबा था। उनकी पत्नी सावित्री जी अपने घर की इज्जत और मान सम्मान को सबसे ऊपर रखती थी। उनकी इकलौती बेटी नायरा बचपन से ही बहुत लाड प्यार में पली थी। महंगे स्कूलों में पढ़ी, बड़े बड़े शहरों में घूमी और हमेशा यही सीखा कि इंसान की पहचान उसके पैसे, पढ़ाई और हैसियत से होती है। दूसरी तरफ उसी कस्बे से कुछ दूर एक छोटे से गांव में कार्तिक रहता था। उसका छोटा सा एक मिट्टी का घर था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। कार्तिक कभी स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि माँ बाप के गुजर जाने के बाद बचपन से ही खेतों में मजदूरी और बढ़ईगिरी करने लगा था। वो अनपढ़ जरूर था लेकिन उसके संस्कार बहुत बड़े थे। गांव का हर बुजुर्ग उसे अपने बेटे जैसा मानता था। किसी के घर छप्पर टूट जाए तो बिना पैसे लिए बना देता। किसी गरीब की बेटी की शादी हो तो रात भर जागकर लकड़ी का सामान तैयार कर देता। उधर मनोहर जी की बेटी नायरा की शादी के लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन हर रिश्ता किसी न किसी वजह से टूट जाता। कभी लड़के वालों को दहेज कम लगता तो कभी उन्हें उनका व्यापार संभालना मंजूर नहीं होता। धीरे धीरे मनोहर जी की उम्र बढ़ने लगी और उन्हें अपने कारोबार की चिंता सताने लगी। उन्हें एक ऐसा लड़का चाहिए था जो शादी के बाद उनके घर में रहकर उनका व्यापार संभाले। शहर के पढ़े लिखे लड़कों को घर जवाई बनना मंजूर नहीं था। इसी बीच एक दिन मनोहर जी अपने पुराने दोस्त आलोक के गांव गए। वहीं उनकी नज़र कार्तिक पर पड़ी। कार्तिक अकेले ही टूटे हुए मंदिर का दरवाजा ठीक कर रहा था। उसने किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। मंदिर के पुजारी ने जबरदस्ती कुछ पैसे देने चाहे तो उसने हाथ जोड़कर मना कर दिया। मनोहर जी कुछ दूर खड़े ये सब देखते रहे। उन्होंने पहली बार किसी गरीब इंसान की आंखों में इतना आत्मसम्मान देखा। गांव वालों ने भी कार्तिक की खूब तारीफ की। किसी ने कहा, साहब ये लड़का भले ही अनपढ़ है लेकिन पूरे गांव का सहारा है। मनोहर जी के मन में एक विचार आया। उन्हें लगा कि व्यापार तो वो सिखा देंगे लेकिन ईमानदारी और इंसानियत नहीं सिखाई जा सकती। उन्होंने उसी दिन गांव के एक बुजुर्ग से कार्तिक का रिश्ता मांग लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया कार्तिक की किस्मत खुलने के लिए। लेकिन जब ये बात नायरा को पता चली कि उसका होने वाला पति एक अनपढ़ गांव का लड़का है और शादी के बाद घर जवाई बनकर रहेगा, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पहली बार अपने पिता से ऊंची आवाज में कहा, पापा, आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। शहर में इतने पढ़े लिखे लड़के थे और आपको एक अनपढ़ मजदूर ही मिला। लोग मुझ पर हंसेंगे कि करोड़पति की बेटी ने एक अनपढ़ से शादी कर ली। सावित्री जी भी अपनी बेटी की बात का समर्थन करने लगी, लेकिन मनोहर जी शांत स्वर में बोले, बेटी, पढ़ाई इंसान को नौकरी दिला सकती है लेकिन संस्कार उसे सम्मान दिलाते हैं। मैंने उस लड़के में इंसानियत देखी है। नायरा ने गुस्से में कहा, मैं कभी उसे अपना पति नहीं मानूंगी, मगर पिता के फैसले के आगे उसकी एक नहीं चली। आखिरकार शादी तय हो गई। पूरे गांव ने कार्तिक को दूल्हे के रूप में देखकर खुशी मनाई, लेकिन कार्तिक की आंखों में अपना गांव छोड़ने का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। कार्तिक नम आंखों से शहर की ओर चल पड़ा। शादी के बाद जब कार्तिक पहली बार अपने ससुराल की हवेली में पहुंचा तो हर चीज उसके लिए नई थी। बड़े बड़े कमरे, चमचमाते फर्श, महंगे झूमर और नौकरों की लंबी कतार देखकर
वो थोड़ा सा संकोच में पड़ गया। उसने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया, लेकिन नायरा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। पहली ही रात उसने साफ शब्दों में कह दिया, सुनो, तुम सिर्फ नाम के पति हो, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। और हाँ, मेरे कमरे की किसी चीज को हाथ मत लगाना, गांव वाले तौर तरीके यहाँ मत दिखाना, और किसी के सामने ज्यादा बोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम्हारी अनपढ़ बातें सुनकर लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। कार्तिक ने बिना कोई जवाब दिए सिर झुका लिया। उसे अपने गांव के दादाजी की सीख याद आई कि रिश्ते बहस से नहीं, धैर्य से निभते हैं। अगले ही दिन से उसने पूरे घर के छोटे बड़े कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। सुबह सबसे पहले उठकर मंदिर साफ करता, फिर बगीचे में पौधों को पानी देता, नौकरों की मदद करता और ससुर जी के साथ दुकान जाने की तैयारी करता। लेकिन जितना वो मेहनत करता, उतना ही उसका मजाक उड़ाया जाता। नौकर तक उसके सामने मुस्कुरा कर कहते, देखो, करोड़पति घर का अनपढ़ घर जवाई आ गया। नायरा अपनी सहेलियों के सामने उसे गवार और अंगूठा छाप कहकर बुलाती। कई बार तो जानबूझकर अंग्रेजी में बात करती और फिर हंसते हुए कहती, अरे छोड़ो, इसे क्या ही समझ आएगा। एक दिन मनोहर जी ने कार्तिक को दुकान पर बैठाया। उन्होंने हिसाब किताब समझाने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक पढ़ना लिखना नहीं जानता था। वो संख्याएं पहचानने की कोशिश करता और बार बार गलती कर देता। दुकान के पुराने मैनेजर और बाकी कर्मचारी उसके पीछे हंसने लगे। किसी ने धीरे से कहा, सेठ जी न जाने कहां से इस अनपढ़ को पकड़ लाए। ये बात कार्तिक ने साफ सुन ली। उसके चेहरे पर शर्म और दर्द दोनों उतर आए, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। शाम को जब वो घर लौटा तो नायरा ने सबके सामने ताना मारते हुए कहा, सुना है आज दुकान में भी तमाशा कराए। अगर पढ़ना नहीं आता था तो शादी क्यों की? अब पूरी जिंदगी हमारे घर पर बोझ बनकर रहोगे। पूरे डाइनिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। मनोहर जी का दिल अपनी बेटी की बात सुनकर टूट गया, लेकिन कार्तिक ने फिर भी शांत स्वर में सिर्फ इतना कहा, नायरा, मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन आपको मुझ पर शर्म नहीं गर्व हो। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में शिकायत नहीं थी। किसी ने नहीं जाना कि उसी रात वो हवेली की छत पर अकेला बैठकर फूट फूट कर रोया। सुबह की पहली किरण अभी हवेली की ऊंची ऊंची खिड़कियों पर पड़ी ही थी कि कार्तिक हमेशा की तरह सबसे पहले उठ गया। उसने नहा धोकर मंदिर में दीपक जलाया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इतना धैर्य देना कि मैं किसी के कटु शब्दों का जवाब कटुता से ना दूं। अगर मेरी किस्मत में अपमान लिखा है तो मुझे उसे सहने की ताकत देना। उसकी आंखों से दो आंसू भगवान की चौखट पर गिर पड़े। तभी पीछे से नायरा की तेज आवाज आई, अरे पूजा पाठ करके करोड़पति नहीं बन जाओगे। अगर सच में कुछ करना है तो पहले पढ़ना लिखना सीखो। घर में सब तुम्हारी वजह से शर्मिंदा हैं। कार्तिक ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वो चुपचाप वहां से हट गया। उसे अब समझ आ चुका था कि हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कई बार इंसान की खामोशी ही उसके चरित्र की सबसे बड़ी पहचान होती है। लेकिन नायरा के हर शब्द उसके दिल को भीतर तक चीर देते थे। वो दर्द छिपा लेता, पर रात को अकेले में वही शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंजते रहते। धीरे धीरे हवेली के नौकर भी नायरा की देखा देखी कार्तिक का अपमान करने लगे। कोई उसे अंगूठा छाप मालिक कहकर बुलाता तो कोई गांव वाला गवार घर जमाई कहकर हंसता। एक दिन रसोई में खाना खाते समय एक नौकर ने जानबूझकर उसकी थाली अलग रख दी और बोला, मेम साहब ने कहा है मेहमानों के साथ मत बैठाना, कहीं आपकी वजह से उनकी इज्जत कम ना हो जाए। कार्तिक ने बिना कुछ कहे वहीं अलग बैठकर खाना खा लिया। उसकी आंखों के सामने अपने गांव की याद घूम गई। गांव में चाहे घर में सूखी रोटी होती थी, लेकिन वो सबके साथ बैठकर खाता था। वहां किसी ने कभी उसे अलग नहीं किया था। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि अमीरी के महलों में रहने वाले लोग हमेशा बड़े दिल वाले नहीं होते।
बड़े घरों की ऊंची दीवारें कई बार इंसानियत को भी कैद कर देती हैं। मनोहर जी ये सब देख रहे थे। वो समझ रहे थे कि उनकी बेटी और पत्नी दोनों कार्तिक के साथ कितना अन्याय कर रही हैं। एक शाम उन्होंने कार्तिक को अपने कमरे में बुलाया। कार्तिक सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मनोहर जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा मुझे माफ कर देना। शायद मैंने अपनी बेटी की जिद और समाज के डर में तुम्हें ऐसे घर में ला खड़ा किया जहां तुम्हें अपनापन नहीं मिला। ये सुनते ही कार्तिक की आंखें भर आई। उसने तुरंत उनके पैर पकड़ लिए और बोला, बाबूजी ऐसा मत कहिए, आपने मुझे सम्मान दिया है। अगर आज भी मैं गांव में होता तो शायद जिंदगी भर मजदूरी करता। यहाँ कम से कम मुझे सीखने का मौका तो मिला है। मैं अनपढ़ हूँ लेकिन निकम्मा नहीं हूँ, मेहनत करना जानता हूँ। एक दिन मैं सबको साबित कर दूंगा कि इंसान की कीमत उसकी डिग्री से नहीं, उसके कर्मों से होती है। मनोहर जी की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब वो कार्तिक को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगले ही दिन से मनोहर जी ने दुकान का एक छोटा सा गोदाम कार्तिक की जिम्मेदारी में दे दिया। वहां कपड़ों की गिनती, माल चढ़वाना उतारना और मजदूरों का काम देखना होता था। पढ़ना लिखना जरूरी नहीं था लेकिन ईमानदारी बहुत जरूरी थी। कार्तिक पूरे मन से काम में लग गया। वो सुबह से रात तक बिना थके मजदूरों के साथ खुद भी बोरियां उठाता, माल जमाता और हर चीज याद रखता। धीरे धीरे मजदूर उससे प्रभावित होने लगे। उन्हें पहली बार लगा कि मालिक होकर भी ये आदमी उनके साथ जमीन पर बैठकर खाना खाता है। लेकिन दुकान का पुराना मैनेजर महेश इस बात से खुश नहीं था। वर्षों से वो चोरी छिपे लाखों रुपए का माल इधर उधर कर रहा था। अब उसे डर था कि अगर कार्तिक हर चीज पर नजर रखने लगा तो उसकी चोरी एक दिन जरूर पकड़ में आ जाएगी। उसने नायरा के कान भरने शुरू कर दिए। वो कहता, मैडम ये गांव वाला सीधा बनने का नाटक कर रहा है। देख लेना एक दिन पूरा कारोबार हड़प लेगा। आखिर घर जवाई है, ये मालिक बनना चाहता होगा। नायरा पहले ही कार्तिक से नफरत करती थी। महेश की बातों ने उसके मन में और जहर भर दिया। उसने बिना कुछ जाने समझे कार्तिक पर शक करना शुरू कर दिया। एक दिन दुकान के गोदाम से महंगे कपड़ों के कई गट्ठर गायब हो गए। असल में ये चोरी महेश ने ही करवाई थी, लेकिन उसने सारा इल्जाम कार्तिक पर डाल दिया। शाम को पूरे परिवार के सामने उसने कहा, सेठ जी, जिस दिन से कार्तिक ने गोदाम संभाला है उसी दिन से माल गायब होने लगा है। अनपढ़ आदमी हिसाब नहीं समझता, इसीलिए चोरी भी आसानी से हो सकती है। नायरा बिना एक पल सोचे गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने सबके सामने कार्तिक का हाथ पकड़कर झटके से खींचा और चिल्लाई, मैं पहले ही कहती थी कि इस अनपढ़ घर जवाई पर भरोसा मत करो, ये हमारे घर की इज्जत खा जाएगा। गरीब लोग मौका मिलते ही चोरी करते हैं। कार्तिक के कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा उड़ेल दिया हो। उसे अपने गरीब होने पर कभी शर्म नहीं आई थी, लेकिन आज पहली बार उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाया गया था। उसने कांपती आवाज में कहा, नायरा, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। मैंने जिंदगी में कभी किसी का 1 रुपया तक नहीं लिया। लेकिन नायरा ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने गुस्से में उसके सामने रखी अलमारी से उसकी छोटी सी पोटली निकाली, जिसमें उसकी माँ की पुरानी साड़ी का टुकड़ा, भगवान की एक छोटी सी तस्वीर और गांव की मिट्टी भरी हुई थी। उसने वो पोटली जमीन पर फेंक दी और बोली, अगर इतनी ही ईमानदारी है तो अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। हमें ऐसे घर जवाई की जरूरत नहीं जो हमारे घर का नुकसान करे। कार्तिक घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपते हाथों से अपनी माँ की यादों वाली पोटली उठाई। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। उसने सिर्फ एक बार मनोहर जी की ओर देखा। मनोहर जी का सिर शर्म से झुका हुआ था। वे जानते थे कि कार्तिक निर्दोष है, लेकिन बिना सबूत के कुछ कह नहीं पा रहे थे। उसी रात कार्तिक हवेली के पिछवाड़े में बने छोटे से कमरे में बैठा, अपनी माँ की साड़ी का टुकड़ा सीने से लगाए फूट फूट कर रोता रहा।
उसे अपनी माँ की वो बात याद आई। जब वो छोटा था तब एक बार उसकी माँ ने कहा था, बेटा अगर पूरी दुनिया तुझे गलत कहे लेकिन भगवान जानता हो कि तू सही है तो कभी टूटना मत। उसने आंसू पोंछे और मन ही मन एक निर्णय लिया। उसने ठान लिया कि वो भागेगा नहीं, वो अपनी बेगुनाही साबित करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े। रात भर रोने के बाद भी कार्तिक की आंखों में अगले दिन कोई शिकायत नहीं थी। चेहरा सूज गया था लेकिन उसके मन में किसी के लिए नफरत नहीं थी। वो हमेशा की तरह सुबह उठकर मंदिर पहुंचा, दीपक जलाया और भगवान के सामने सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। उसने धीमे स्वर में कहा, हे ठाकुर जी, अगर मैंने सचमुच कोई गलती की है तो मुझे उसकी सजा दीजिए, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूँ तो मेरी इज्जत एक दिन जरूर लौटा देना। मेरे माँ बाप ने मुझे ईमानदारी सिखाई है, उस पर कभी दाग मत लगने देना। वो इतना कहकर चुपचाप बाहर आ गया। हवेली में मौजूद किसी व्यक्ति ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन शायद ऊपर वाला उसकी हर बात सुन रहा था। उधर नायरा का व्यवहार पहले से भी अधिक कठोर हो गया था। उसने पूरे घर में ये घोषणा कर दी कि अब कार्तिक को परिवार का सदस्य नहीं बल्कि एक नौकर की तरह रखा जाएगा। उसके खाने का समय अलग कर दिया गया। नौकरों के साथ बैठकर खाना खाने के लिए मजबूर किया गया। हवेली में आने वाले रिश्तेदारों ने उसका परिचय करवाते समय नायरा हंसकर कहती, यही है हमारे घर का अनपढ़ घर जवाई, इनसे ज्यादा उम्मीद मत रखिए। हर बार वहां मौजूद लोग हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते और कार्तिक बस सिर झुकाकर खड़ा रह जाता। उसकी चुप्पी लोगों को कमजोरी लगती थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो अपने टूटते हुए आत्मसम्मान को हर दिन बड़ी मुश्किल से संभाल रहा था। रात को जब वो अपने छोटे से कमरे में जाता तो अपनी माँ की पुरानी साड़ी का टुकड़ा सीने से लगाकर घंटों रोता। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती। इसी बीच मनोहर जी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वर्षों की मेहनत और लगातार तनाव ने उन्हें कमजोर कर दिया था। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि उन्हें कुछ महीनों तक आराम करना होगा और कारोबार किसी भरोसेमंद व्यक्ति को संभालना होगा। यही मौका था जिसका इंतजार महेश कर रहा था। उसने धीरे धीरे दुकान से महंगे कपड़े बाहर निकालने शुरू कर दिए, नकली बिल बनाए, पुराने खातों में हेरा फेरी की और लाखों रुपए अपनी जेब में भरने लगा। क्योंकि मनोहर जी अस्पताल और घर के बीच ही सीमित हो गए थे, किसी का ध्यान इस ओर गया ही नहीं। लेकिन कार्तिक रोज गोदाम में काम करते हुए कुछ अजीब बातें नोटिस कर रहा था। जितना माल अंदर आता उससे कम बाहर दिखाया जाता। कई बार रात में बिना जानकारी के ट्रक निकल जाते। वो पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन उसे हर गट्ठर का रंग, निशान और संख्या याद रहती थी। उसे महसूस होने लगा कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा खेल चल रहा है। एक रात वो गोदाम के पास देर तक बैठा था, तभी उसने देखा कि महेश दो अजनबी लोगों के साथ ट्रक में महंगे कपड़ों के गट्ठर चढ़वा रहा है। कार्तिक चुपचाप अंधेरे में खड़ा सब देखता रहा। महेश ने मजदूरों से कहा, जल्दी करो, सेठ जी अस्पताल में है और उस अनपढ़ घर जवाई को कुछ समझ नहीं आएगा। ये सुनते ही कार्तिक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि चोरी वही कर रहा है। लेकिन समस्या ये थी कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए कोई कागजी सबूत उसके पास नहीं था। अगर वो सीधे जाकर किसी से कहता तो शायद फिर उसी पर इल्जाम लग जाता। उसने उसी रात तय किया कि वो जल्दबाजी नहीं करेगा, पहले पूरा सच सामने लाएगा, फिर एक ही बार में सबको सच्चाई दिखाएगा। अगले कई दिनों तक कार्तिक बिना किसी को बताए महेश पर नजर रखने लगा। वो मजदूरों से सामान्य बातें करता, ट्रकों के नंबर याद रखता, किस दिन कौन सा माल आया और कब गया, सब अपने तरीके से याद करता। उसने लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों पर अलग अलग निशान बनाकर अपनी गिनती रखने का तरीका बना लिया। पढ़ाई ना आने के बावजूद उसकी याददाश्त इतनी तेज थी कि एक एक गट्ठर तक उसे याद रहता। मजदूर भी धीरे धीरे समझ गए कि कार्तिक ईमानदार है।
उनमें से एक बुजुर्ग मजदूर रामलाल ने एक दिन उससे कहा, बेटा हम सब जानते हैं कि चोरी कौन कर रहा है, लेकिन नौकरी चले जाने के डर से कोई मुंह नहीं खोलता। अगर तू सच सामने लाएगा तो हम तेरे साथ खड़े होंगे। ये सुनकर पहली बार कार्तिक को लगा कि वो इस लड़ाई में बिल्कुल अकेला नहीं है। उधर नायरा की नफरत अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। एक दिन उसकी सहेलियां हवेली में आईं। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। तभी कार्तिक चाय की ट्रे लेकर अंदर आया। नायरा ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, देखो यही है मेरे पति, गांव के अनपढ़ घर जवाई। इन्हें तो अपना नाम तक ठीक से लिखना नहीं आता। उसकी सहेलियां हंसने लगी। तभी नायरा ने मेज पर रखी एक फाइल उठाई और बोली, लो अगर इतने ही समझदार हो तो इस पर साइन करके दिखाओ। कार्तिक चुप खड़ा रहा, उसे लिखना नहीं आता था। नायरा ने ताली बजाकर कहा, देखा मैंने कहा था ना, ये सिर्फ हमारे घर पर बोझ है। इतना कहकर उसने गुस्से में चाय की ट्रे भी उसके हाथ से धक्का देकर गिरा दी। गर्म चाय कार्तिक के हाथों पर गिर गई। हाथ जल गए, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिल जल गया। पूरे कमरे में बैठे लोग तमाशा देखते रहे। किसी ने उसके दर्द को नहीं समझा। उस रात कार्तिक अपने कमरे में बैठा बहुत देर तक सोचता रहा। उसके हाथों पर पड़े छाले दर्द दे रहे थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तकलीफ उसे अपने आत्मसम्मान की थी। उसने पहली बार भगवान से शिकायत की, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे हिस्से में इतना अपमान क्यों आया। तभी उसे अपनी माँ की आवाज़ जैसे कानों में सुनाई दी, बेटा जब सत्य की परीक्षा होती है तब सबसे पहले धैर्य की परीक्षा होती है। कार्तिक ने अपने आंसू पोंछे। उसने फैसला कर लिया कि अब समय आ गया है, वो चोरी का पूरा सच सबके सामने लाएगा, चाहे इसके बाद उसे इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। लेकिन वो अपने माथे पर लगे चोर के दाग को लेकर नहीं जिएगा। अगले ही दिन मनोहर जी अस्पताल से घर लौटने वाले थे। पूरे परिवार ने उनके स्वागत की तैयारी की। महेश भी निश्चिंत था कि उसका राज कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कार्तिक ने पिछले कई दिनों से ऐसे ऐसे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं जिनसे उसकी वर्षों पुरानी चोरी का पूरा खेल उजागर होने वाला है। हवेली का हर सदस्य अभी भी कार्तिक को एक अनपढ़, कमजोर और बेबस घर जवाई समझ रहा था, लेकिन अगले ही दिन उसी हवेली में होने वाला सच का सामना सबकी जिंदगी बदल देने वाला था। वही दिन था जब वर्षों से सहते आ रहे अपमान का हिसाब होने वाला था और बिना हाथ उठाए अनपढ़ घर जवाई का असली तमाचा हर उस इंसान के चेहरे पर पड़ने वाला था जिसने उसकी गरीबी, उसकी अनपढ़ता और उसके आत्मसम्मान का मजाक उड़ाया था। अगली सुबह हवेली में असामान्य हलचल थी। मनोहर जी अस्पताल से वापस आने वाले थे। पूरे घर को फूलों से सजाया गया था। रिश्तेदार, व्यापार से जुड़े लोग और परिवार के करीबी सदस्य भी उनसे मिलने पहुंच चुके थे। नायरा पूरे आत्मसम्मान के साथ मेहमानों का स्वागत कर रही थी। महेश भी मुस्कुराता हुआ इधर उधर घूम रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी वर्षों की चोरी कभी सामने नहीं आएगी। दूसरी ओर कार्तिक बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना बदले की भावना, बस एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने भगवान के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज मेरी नहीं, मेरी माँ की परवरिश की परीक्षा है। अगर मैंने सच का साथ दिया है तो आज मेरी लाज रख लेना। ये कहकर वो धीरे धीरे ड्राइंग रूम की ओर बढ़ गया, जहाँ पूरा परिवार इकट्ठा था। मनोहर जी जैसे ही व्हील चेयर पर बैठकर अंदर आए, सबने उनका स्वागत किया। कुछ देर बाद उन्होंने कारोबार की बातें शुरू की। तभी कार्तिक ने पहली बार सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, अगर आप अनुमति दें तो मुझे कुछ कहना है। कमरे में बैठे कई लोग मुस्कुरा दिए। नायरा ने व्यंग से कहा, लो, आज हमारे अनपढ़ घर जवाई भी भाषण देंगे। महेश भी हल्का सा हंस पड़ा, लेकिन मनोहर जी ने गंभीर स्वर में कहा, बोलो बेटा, जो कहना है खुलकर कहो। कार्तिक ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया,
कुछ दिनों पहले गोदाम से माल चोरी होने का इल्जाम मुझ पर लगाया गया था। उस दिन मैंने सफाई नहीं दी क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब मेरे पास सच है। इतना सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कार्तिक ने अपनी जेब से लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े निकाले जिन पर उसने अलग अलग निशान बनाए हुए थे। फिर उसने मजदूर रामलाल और बाकी कर्मचारियों को अंदर बुलाया। सभी एक एक करके कमरे में आ गए। कार्तिक ने शांत स्वर में कहा, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन भगवान ने याद रखने की ताकत दी है। हर दिन आने जाने वाले हर गट्ठर का निशान मैंने याद रखा, हर ट्रक का समय याद रखा, हर रात किसने गोदाम खोला किसने बंद किया सब याद रखा। फिर उसने मजदूरों की ओर देखा। रामलाल आगे बढ़ा और बोला, सेठ जी, असली चोर कार्तिक नहीं महेश है। कई सालों से यही रात में माल बाहर भेज रहा है। हम डर के कारण कुछ नहीं बोले, लेकिन अब और चुप रहना पाप होगा। उसके बाद एक एक मजदूर ने सच बता दिया। किसी ने ट्रकों के नंबर बताए, किसी ने नकली बिलों की बात कही, तो किसी ने ये भी बताया कि चोरी का माल दूसरे शहरों में बेचा जाता है। महेश के चेहरे का रंग उड़ चुका था, उसके हाथ कांपने लगे। उसने पहले झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन तभी कार्तिक ने गोदाम से लाए गए उन कपड़ों के गट्ठरों पर बने खास निशान दिखा दिए जिन्हें सिर्फ वही पहचानता था। मनोहर जी ने तुरंत अपने रिकॉर्ड मंगवाए। जब हिसाब मिलाया गया तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की हेराफेरी सामने आ गई। महेश के पास कोई जवाब नहीं बचा। कुछ ही देर में उसने सबके सामने सिर झुकाकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने रोते हुए कहा, सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही चोरी की थी। मैंने ही कार्तिक पर इल्जाम लगाया था क्योंकि मुझे डर था कि इसकी ईमानदारी एक दिन मुझे पकड़वा देगी। ये सुनते ही मनोहर जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कांपते हुए कदमों से कार्तिक के पास जाकर उसे गले लगा लिया। उनका गला भर आया था। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा, मैं तुझे इस घर में सम्मान देने के लिए लाया था, लेकिन तुझे सबसे ज्यादा अपमान इसी घर में मिला। मुझे माफ कर दे, मैं तेरा अपराधी हूँ। कार्तिक भी फूट फूट कर रो पड़ा। उसने तुरंत उनके पैर पकड़ लिए और कहा, बाबूजी, ऐसा मत कहिए। आपने हमेशा मुझे बेटे का प्यार दिया। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद मुझे उसी दिन घर से निकाल देता। लेकिन सबसे बड़ा झटका नायरा को लगा था। उसकी आंखों के सामने पिछले कई महीनों की हर घटना घूमने लगी। कार्तिक को अनपढ़ घर जवाई और अंगूठा छाप कहकर अपमानित करना, सहेलियों के सामने उसका मजाक उड़ाना, माँ की निशानी वाली पोटली फेंक देना, नौकरों के साथ बैठाकर खाना खिलाना, चोरी का झूठा इल्जाम लगाना, हर एक शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे कार्तिक के सामने आई। पूरे परिवार और रिश्तेदारों के सामने वो उसके पैरों में बैठ गई। कांपती हुई आवाज में बोली, कार्तिक, मैंने तुम्हें कभी इंसान समझा ही नहीं। मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी अनपढ़ता और तुम्हारे घर जवाई होने का मजाक उड़ाया, लेकिन आज समझ में आया कि अनपढ़ तुम नहीं थे, अनपढ़ तो मैं थी, जिसे इंसान की पहचान करना ही नहीं आया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। पूरा कमरा भावुक हो गया। सावित्री जी भी रोती हुई आगे आई। उन्होंने पहली बार कार्तिक के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैं भी तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने अपनी बेटी का साथ देते देते तुम्हारे दिल को रोज तोड़ा। मुझे लगा था कि पढ़ाई और पैसा ही सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन आज तूने बता दिया कि सबसे बड़ी दौलत चरित्र और ईमानदारी होती है। कार्तिक ने नायरा और सावित्री जी दोनों को उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी सरल मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, गलती इंसान से ही होती है। अगर आप सच में बदलना चाहती हैं तो मैं सब भूलने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, किसी गरीब का मजाक मत उड़ाइए, किसी अनपढ़ को छोटा मत समझिए, क्योंकि भगवान डिग्री नहीं दिल देखते हैं। इतने में हवेली के बाहर एक कार आकर रुकी।
उसमें से कार्तिक के गांव वाले बूढ़े दादाजी उतरे। उन्हें गांव से खबर मिली थी कि कार्तिक पर चोरी का इल्जाम लगा था। वो घबराए हुए दौड़े दौड़े आए थे। जैसे ही उन्होंने कार्तिक को देखा, उसे सीने से लगा लिया। उन्होंने उसके चेहरे को दोनों हाथों में पकड़कर पूछा, बेटा बहुत रुलाया ना इन्होंने? कार्तिक ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, नहीं दादाजी, आज हमारे गांव के संस्कार जीत गए। मनोहर जी उन दादाजी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, आप लोगों ने कार्तिक को हीरा बनाया है, हम लोग उसकी कीमत पहचान ही नहीं पाए। दादाजी ने आंसू पोंछते हुए कहा, सेठ जी, हीरा चाहे मिट्टी में पड़ा रहे, उसकी चमक कभी कम नहीं होती। बस उसे पहचानने वाली आंख चाहिए। उस दिन के बाद हवेली का माहौल पूरी तरह बदल गया। कार्तिक को अब कोई अनपढ़ घर जवाई नहीं कहता था। हर कर्मचारी उसे सम्मान से कार्तिक बाबू कहकर बुलाता था। मनोहर जी ने पूरे कारोबार की जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। कार्तिक ने सबसे पहले मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाई, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया और गांव के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खुलवाया ताकि कोई बच्चा उसकी तरह मजबूरी में अनपढ़ ना रह जाए। नायरा ने भी अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल दिया। अब वो हर कदम पर कार्तिक का साथ देती। उसने स्वयं कार्तिक को पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया। शाम को दोनों साथ बैठते, वो उसे अक्षर लिखना सिखाती और कार्तिक मुस्कुराकर बार बार अभ्यास करता। एक दिन जब उसने पहली बार कांपते हाथों से अपना नाम कार्तिक लिख लिया, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। नायरा ने वो कागज अपने सीने से लगा लिया। उस दिन उसे लगा कि आज सच में उसका पति जीत गया। समय बीतता गया, कार्तिक पढ़ना भी सीख गया और कारोबार भी संभालने लगा, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो आज भी मजदूरों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाता, कभी कभी गांव जाकर सबसे मिलता और अपने छोटे से घर में रात बिताता और हर मिलने वाले को यही कहता, इंसान अनपढ़ होने से छोटा नहीं होता, बल्कि दूसरों का अपमान करने से छोटा हो जाता है। असली तमाचा हाथ से नहीं, अपने चरित्र, ईमानदारी और अच्छे कर्मों से मारा जाता है। अब नायरा ने कार्तिक को पति होने का सम्मान दे दिया था। कोई भी फैसला लेने से पहले वो कार्तिक से सलाह लेती। ये देखकर मनोहर जी को बहुत खुशी होती। बाप और बेटी को खुश देखकर सावित्री जी भी खुश थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।